हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए, आपको पता है आपके एग्जाम की डेट आ गई है। यूपी पुलिस स्पेशल की हमारी ये क्लास है, ठीक है। ये हमारी जीके जीएस की एक रिवीजन क्लास होगी और इसका रिवीजन तब तक करवाया जाएगा जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। ये क्लास आपकी दिन में 2 बार आएगी, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपको ये 2 बार क्लासेस दे रहे हैं। 2 बार इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। एक तो आएगी मॉर्निंग में और एक ये क्लास आएगी आपकी इवनिंग में, ठीक है। सुबह आएगी, शाम आएगी, ये आपकी रिवीजन क्लास होगी और इस क्लास में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपकी हर क्लास में होंगे। तो जरा सोचिए, 50 क्वेश्चन जो है हम हर दिन कवर करेंगे और लगभग 30 दिन तो पूरे नहीं है आपकी क्लास में, क्योंकि आज 25th है और 23 को आपका एग्जाम है। तो मान लीजिए 24 डेज 29 डेज तो आपके पड़ ही रहे हैं, क्योंकि 31 का मंथ है। तो और आज का दिन भी हम कवर कर रहे हैं, तो लगभग 30 दिन हम इसमें मान के चलते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप कवर कीजिए कि हम इतने दिन इसमें इतने क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो लगभग 1500 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिर्फ रिवीजन रिवीजन होगा। यदि आपके पास समय कम है तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ानी है और रिवीजन शुरू कर देना है। बट रिवीजन लास्ट तक जरूर करना है, लास्ट तक क्वेश्चन देखने हैं। एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू ऐड नहीं किया गया है, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ही एग्जाम क्वेश्चंस को सेट किया गया है, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो चलिए, ये हमारी क्वेश्चन है, हमारी क्लास है और हमारा पहला क्वेश्चन है, अली ए लिगांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? त्योहार का नाम है अली ए लिगांग। तो देखिए ये आपका मनाया जाता है असम में, ठीक है। असम में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। चलिए, केवल ये एक रिवीजन क्लास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में मनाया जाता है और ये किस जिले की एक वार्षिक सांस्कृतिक घटना है? ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है और ये उस जिले की वार्षिक सांस्कृतिक घटना है। नाम है नृत्य का मोढेरा नृत्य, ठीक है। मोढेरा नृत्य महोत्सव इसका नाम है। तो ये कहाँ की है? तो देखिए ये है मेहसाणा जिले की, गुजरात के मेहसाणा जिले से ये संबंधित है, ठीक है। और ये ना केवल नृत्य है बल्कि ये एक सांस्कृतिक घटना है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? वन आवरण यानी कितना वन क्षेत्र भारत में है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देखिए ये है आपका 21.05%, ठीक है। जो वन आवरण है भारत का वो 21.05% है। फिलहाल में मैं आपको बता दूं ये 2011 की जनगणना है, अब हम 2024 में चल रहे हैं। तो ये जो आवरण है, वन आवरण है, भारत ने इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रोस्पेक्टिव से प्रोग्रेस की है। भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ठीक है, तो आपको पता है क्रांतियों के बारे में आपको पता ही होगा। उस प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो उस प्रोडक्ट से संबंधित है। जैसे कि आपसे पूछा गया है उर्वरक क्रांति से संबंधित कौन सा रंग है और हर क्रांति से एक रंग को जोड़ दिया गया है। तो उर्वरक क्रांति से संबंधित कौन सा है? तो ये है आपका ब्राउन कलर, ठीक है। जो भूरा रंग है वो आपका उर्वरक क्रांति से संबंधित है। अब आता है गुलाबी रंग। तो ये गुलाबी रंग किससे संबंधित है? ये आपका प्याज की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। और काला रंग किससे संबंधित है? ये आपका कच्चे तेल से संबंधित है, ठीक है। कच्चे तेल से ये संबंधित है। और जो सुनहरी ये गोल्ड फिश है, यानी कि ये फिश के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। फिश के जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए जो क्रांतियां शुरू की गई थी अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हीं का एक नाम दे दिया गया है और उन्हीं का एक रंग से संबंधित कर दिया गया है, उन्हें एक रंग से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए आपको हेडक्वार्टर ही बताना है सिर्फ, ये है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में ये स्थित है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है और हम जो आते हुए भी हम ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना 1829 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? धर्म सभा की बात हो रही है, ठीक है। धर्म सभा की स्थापना 1829 में कहाँ की गई? कलकत्ता में। एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं?
धर्म सभा की स्थापना कब हुई? 1829 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किसके द्वारा हुई? तो ये हुई राधाकांत देव द्वारा। ठीक है, राधाकांत देव द्वारा ये स्थापना की गई। 1829 में और क्या किया गया? 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये जो है सती प्रथा, इसका अंत किया गया। कब किया गया? 1829 में। देखिए, जब भी कोई वर्ष आता है तो आपने क्या करना है, उसकी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उन पर नजर डाल लेनी है। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन साथ साथ होता चलेगा। ठीक है, इसीलिए आपके रिवीजन को ही ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस कराई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का पहला प्रयास, इससे पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारे राष्ट्र की इनकम कितनी है। ठीक है, हमारे राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये हमें जो प्रयास है पहला, ये किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने और क्या किया? इन्होंने दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है, अंग्रेज, जानते हो अंग्रेज हमारे देश का पैसा अपने देश में ले जा रहे थे। ये बात इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लिखी, अपनी बुक में लिखी। इन्होंने बताया कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये हमारे ही देश का पैसा है जो ये बहाकर सीधे अपने देश ले जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है, इन्होंने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना इनके द्वारा की गई। इसका प्रयास जो किया था ये दादा भाई नौरोजी ने किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, एक ही बार इन्होंने की है। और कहाँ की, कौन सी की? तो इन्होंने की बेलगाम अधिवेशन की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है इन्होंने की, और इन्होंने बेलगाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत गोविंद को किसके द्वारा लिखा गया? तो ये काफी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है। तो गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। ठीक है, किसने लिखा गीत गोविंद को? गीत गोविंद को लिखा जयदेव ने। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, क्या है? कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? बात हो रही है सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली की, तो ये शुरू की गई थी आपकी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मार्ले मिंटो ये दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं, तो मार्ले और मिंटो थे, रिफॉर्म्स इनके द्वारा लाया गया 1909 में। इसमें ही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। ठीक है, 1946 में। ये किससे संबंधित था? ये हमारे देश की आजादी से संबंधित था, कैबिनेट मिशन इसका नाम था। ठीक है, और किससे कब आया? ये 1946 में ये आया था। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नृत्य का नाम है सत्यत्रिया नृत्य। देखिए हो सकता है आपने ये कभी सुना भी ना हो, तो नृत्य का नाम है सत्यत्रिया नृत्य। ठीक है, तो ये नृत्य जो संबंधित है ये आपका संबंधित है असम राज्य से। ठीक है, असम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा असम से संबंधित और कौन कौन से राज्य हैं? एक है आपका बिहू, बिहू असम से संबंधित है। एक है बागू रुम्बा, नृत्य का नाम है बागू रुम्बा। ये दोनों नृत्य ऐसे नृत्य हैं जो असम में वसंत के सीजन में मनाए जाते हैं। ठीक है, बिहू भी और बागू रुम्बा भी वसंत आने पर, फसल आने पर ये नृत्य जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा असम में और भी नृत्य मनाए जाते हैं। एक है आपका ओजापाली, एक नृत्य है ओजापाली, और एक नृत्य का नाम है आपका बोहरताल। ठीक है, ये जो नृत्य हैं चारों ये असम से ही संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए जब हम असम की बात कर रहे हैं। तो एक तो नृत्य हमने अभी अभी पढ़ा, इसका नाम है सत्यत्रिया नृत्य। मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि जो सत्यत्रिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। इसके अलावा वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला, वसंत के आगमन पर जो नृत्य किए जाते हैं वो है असम में बिहू और बागुरुम्बा, और उसके अलावा जो असम के नृत्य हैं वो है ओजापाली और बोहरताल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भांगड़ा गिद्धा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा और गिद्धा आपको पता है, शायद नाम सुनते ही आप बता दें,
कि भांगड़ा और गिद्धा जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है, ये पंजाबी नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? शंभू महाराज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में उन्हें किस नृत्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इन्हें पद्मश्री दिया गया था, तो ये किस नृत्य से संबंधित थे? ये थे कथक से संबंधित, ठीक है, कथक से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक मिनट रुकिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली कौन थी? महिला थी और शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ये वो थी जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी और किसी शास्त्रीय नृत्यांगना को पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो देखिए उनका नाम था रुक्मणी देवी अरुडेल। ये कहाँ से थी? ये तमिलनाडु से संबंधित थी। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित थी और भरतनाट्यम की ये नृत्यका थी। ठीक है, भरतनाट्यम की ये नृत्यांगना थी, तमिलनाडु से ये संबंधित थी और राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने वाली ये पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी। एक ही क्वेश्चन से न जाने कितने क्वेश्चन आपके निकल आते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, रानी की वाव पाटन, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य कोणार्क मंदिर। देखिए इसमें जो संबंधित नहीं है वो है जंतर मंतर। इसके अलावा अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ये कहाँ है? ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, रानी की वाव पाटन ये कहाँ है? ये है आपकी गुजरात में। इसके अलावा ये सूर्य मंदिर कोणार्क ये कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपसे किसी प्लेस का नाम पूछा जा रहा है तो वो एक्चुअल में है कहाँ। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, रानी की वाव पाटन सुनने में तो आप जब बता देंगे कि रानी की वाव पाटन, लेकिन है कहाँ? है गुजरात में। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है और जंतर मंदिर आपका नई दिल्ली में है। ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा आप सभी जानते हैं। हुमायूं नामा को जो लिखा था, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। और जो गुलबदन बेगम थी ये कौन थी? ये बाबर की बेटी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में ये स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो जिम कॉर्बेट आपका स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है, आपको पता है जिम कॉर्बेट का नाम क्या है? रामगंगा। ठीक है, इसका नाम बदलकर रामगंगा हो गया है। रामगंगा इसका नाम क्यों हुआ है? क्योंकि जिम कॉर्बेट से ही होकर रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, नदी के नाम पर ही इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए आपको क्या करना है, एग्जाम में जब इस तरीके से पूछा जाता है ना, तो जल्दबाजी में आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स, हो सकता है आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह गुड्स एंड सरचार्ज टैक्स पर टिक कर दें। तो ऐसा नहीं करना है। जब ऑप्शन इस तरह से पूछे जाते हैं तो वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट जानबूझकर गलती करे। ठीक है, देखिए एग्जाम लेने वाले को पता है कि आपको जीएसटी की फुल फॉर्म मालूम है, फिर भी उसने आपसे पूछी है। जानते हो क्यों? सिर्फ आपसे मिस्टेक करवाने के लिए। वो आपसे ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल इतने, देखिए इसने दे दिया यहाँ जनरल सर्विसेज टैक्स, वो इतने मिलते जुलते ऑप्शन दे देगा कि आप जल्दबाजी में, जैसे आपको ये टिक करना है, आप ये ना करके जल्दबाजी में ये कर जाएंगे। हो सकता है आपकी नजर इस पे ना पड़े, सर्विस टैक्स पे पड़े, आप यही टिक कर देंगे। तो बहुत ध्यान से आपको आंसर टिक करना है, बहुत अच्छे से आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि एक जरा सी गलती आपका तुरंत एक क्वेश्चन गलत कर देगी। और ये छोटी सी गलती है, सिर्फ एक ये है कि देखना चाहते हैं बच्चे की नजर कितनी तेज है। ठीक है, तो ये काम आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसे देखना है। इन क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, ये सिमिलर जो आंसर होते हैं सब में, इनमें बहुत गलती होती है और अधिकांश बच्चे इसमें 80% बच्चे इसमें गलत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा हमारा अगला प्रश्न है ये,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा संचालित होता है? तो देखिए, ये है आपका शहनाई। ठीक है, जो संतूर, तबला और सितार तो वैसे बजाए जाते हैं, परंतु जो शहनाई है ये ऐसा यंत्र है जो वायु द्वारा संचालित होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत यंत्र जो तबला है, इसका प्रचालन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो संगीत यंत्र है तबला, इसका प्रचार किया, इसका जो प्रचालन था ये किया था आपका अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो आपको पता है ये राजा के दरबार में थे और इन्हें अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र सितार का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए, तबले का आविष्कार, तबले का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसका प्रचलन किसने किया, ये किया अमीर खुसरो ने। अब आपसे पूछा गया है सितार का जनक किसे कहते हैं? तो सितार का जो जनक है वो भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, सितार का जो आविष्कार, जो सितार का आविष्कार किया वो भी आपका अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एस बालचंद्रन का संबंध की बात हो रही है, तो इनका संबंध आपका है वीणा से। एस बालचंद्रन किससे संबंधित है? वीणा से ये संबंधित है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है। सांची स्तूप है कहाँ? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल के निकट ये है। ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, और इसको यूनेस्को स्थल घोषित किया गया था सन 1989 में, 1989 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश में सबसे फसल सहकारी कृषि है? तो किस देश में सबसे फसल सहकारी कृषि है? तो देखिए ये है अभी तक डेनमार्क में। ठीक है, अभी तक डेनमार्क की जो कृषि है इसको सबसे सफल सहकारी कृषि माना जाता है। तो चलिए इस क्लास में लगभग हमने 25 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। उसके अलावा यदि ऑप्शंस सहित हम उसकी जीके को कवर करें तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए है, रिवीजन क्लास है। ठीक है, ये जो रिवीजन है आपके एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये आपको दिन में 2 बार मिलेगी, 2 बार आप इस चैनल से रिवाइज कीजिए। हमारे मॉर्निंग में भी ये क्लास आपको हम देंगे ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। इवनिंग में भी हम ये क्लास आपको देंगे ताकि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ते रहिए, समय बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और इन क्लासेस को आप काम करते करते भी, जब एक बार इसे देख लेते हैं फिर इसे काम करते करते भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये क्लासेस शेयर जरूर करना। ठीक है, तो ठीक है, आपको मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।